नमस्कार, अवतार मीडिया में आपका स्वागत है। आपके साथ मैं रीना झा बालियान। खबरों का रुख करेंगे, लेकिन उससे पहले एक नजर डालते हैं इस वक्त की हेडलाइंस पर। अल्मोड़ा सड़क हादसे में गई 36 लोगों की जान। पहाड़ों में धड़ल्ले से चल रहे डग्गा मार वाहन। सवाल, दुर्घटना के लिए आखिर कौन जिम्मेदार? केदारनाथ उपचुनाव में उत्तराखंड कांग्रेस को प्रभारी का इंतजार। स्टार प्रचारकों की लिस्ट में कुमारी शैलजा का नाम। क्या शैलजा बढ़ाएंगी कांग्रेस कार्यकर्ताओं का मनोबल? उत्तरकाशी में मस्जिद विवाद के बाद फिर से धरने पर बैठे हिंदू संगठन के लोग। दोषियों के खिलाफ सजा और निर्दोष लोगों को जेल से छोड़ने की मांग। उग्र आंदोलन की चेतावनी। और देहरादून के कृषि उत्पादन मंडी परिषद कार्यालय में एसडीएम सदर की औचक छापेमारी। 19 कर्मचारी मिले गैर हाजिर, वेतन रोकने के निर्देश। चलिए बुलेटिन की शुरुआत कर लेते हैं। उत्तराखंड के अल्मोड़ा में बड़ा सड़क हादसा हुआ जिसमें 36 लोगों की जान चली गई। सीएम धामी ने हादसे की जांच के निर्देश दे दिए हैं, तो वहीं इस हादसे ने फिर कई सवाल खड़े कर दिए हैं। देखिए रिपोर्ट। उत्तराखंड के अल्मोड़ा में बड़ा हादसा। बस हादसे में गई 36 लोगों की जान। हादसे के लिए आखिर कौन जिम्मेदार? उत्तराखंड के अल्मोड़ा में सोमवार सुबह बड़ा बस हादसा हो गया। यात्रियों से भरी बस गहरी खाई में जा गिरी, जिसमें 36 लोगों की मौत हो गई, तो वहीं बाकी लोग घायल हो गए। बता दें, यात्रियों से भरी बस सड़क से फिसलकर 200 मीटर गहरी खाई में गिर गई। ये बस यात्रियों को लेकर गढ़वाल से कुमाऊं जा रही थी। जानकारी के मुताबिक हादसे के समय बस में क्षमता से ज्यादा यात्री सवार थे। प्रत्यक्षदर्शियों के मुताबिक बस ने अपना नियंत्रण खो दिया था, जिसके बाद ये बस हादसे का शिकार हो गई। हालांकि यह हादसा कैसे हुआ, इस पर सीएम धामी ने जांच के आदेश दे दिए हैं, तो वहीं मृतकों के परिजनों और घायलों के लिए सहायता राशि की घोषणा की गई है। रामनगर के पास अल्मोड़ा जनपद में बहुत ही दुखद घटना घटी है। एक गहरी खाई में बस गिर गई, जिससे अनेक लोगों को अपनी जान से हाथ धोना पड़ा है और कई घायल हुए हैं। उन सभी घायलों को तत्काल स्वास्थ्य सुविधाएं मिले, उपचार मिले, उसके लिए सभी एम्बुलेंस इत्यादि की व्यवस्था तत्काल वहां पर की जा रही है। सभी को भेजा गया है। सभी अफसरों को मौके पर जाने के निर्देश दिए हैं और इस पूरी घटना के लिए कुमाऊं कमिश्नर को मजिस्ट्रियल जांच के आदेश दिए हैं और संबंधित विभाग के लोगों को निलंबित करने के भी आदेश दिए हैं, जो भी इस घटना से संबंधित हैं। कहीं भी कोई लापरवाही होगी तो उसके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। अभी तक जो पुष्टि हुई है, इसमें 36 टोटल कैजुअलिटीज की पुष्टि हुई है। माननीय मुख्यमंत्री जी की ओर से इसमें जिनकी डेथ हुई है उनको 4 लाख उनके परिवार को देने की घोषणा हुई है और जो घायल हैं उनको 1 लाख रुपए की माननीय मुख्यमंत्री जी की ओर से राहत देने की घोषणा हुई। इस दर्दनाक हादसे के बाद एक बार फिर सड़क सुरक्षा को लेकर कई सवाल खड़े हो रहे हैं। उत्तराखंड जैसे राज्यों में सड़क हादसों के लिए कई कारक जिम्मेदार हैं। उत्तराखंड का अधिकांश हिस्सा पहाड़ी है, जहां सड़कें संकरी और घुमावदार होते हैं। ऐसे में अगर बस का सही रखरखाव नहीं होता तो इस तरह के हादसे सामने आते हैं। खड़ी ढलानों से जब बसें नीचे की तरफ आती हैं, तब कई बार ब्रेक फेल होने की संभावना रहती है। बारिश, बर्फबारी और बादलों के कारण भी कई बार हादसे हो जाते हैं। एक नजर डालते हैं अब तक उत्तराखंड में बड़े सड़क हादसों पर। 4 नवंबर 2024 अल्मोड़ा में बस गिरी, जिसमें 36 लोगों की मौत हुई। 1 जुलाई 2018 धुमाकोट में हादसा हुआ, जिसमें 48 लोगों की मौत हुई थी। 23 मई 2017 नालूपानी के पास खाई में बस गिरी, जिसमें 27 लोगों की जान चली गई। 1 अगस्त 2010 गंगनानी के पास ट्रक हादसा हुआ, जिसमें 27 लोगों की मौत हो गई। 4 जुलाई 2009 भटवाड़ी गंगनानी के बीच हादसा हुआ, जिसमें 40 लोगों की मौत हो गई। 9 जुलाई 2006 नालूपानी के पास हादसा हुआ, जिसमें 22 लोगों की मौत हो गई। 20 सितंबर 1995 भागीरथी में बस गिरी, जिसमें 70 लोगों की मौत हो गई। हालांकि कई ऐसे फैक्टर हैं जिनके लिए व्यवस्था की कमी जिम्मेदार है। शराब पीकर गाड़ी चलाना, खराब सड़कें भी इसके लिए जिम्मेदार है, खराब रखरखाव भी इसके लिए जिम्मेदार है। ब्रेक, टायर जैसी चीजों में समस्या के कारण भी इस तरह के हादसे होते रहते हैं।
सड़कों पर ओवरटेकिंग, गलत लेन में गाड़ी चलाना और अन्य यातायात नियमों का उल्लंघन आमतौर पर देखा जाता है। हालांकि अल्मोड़ा बस हादसे के पीछे क्या वजह रही, ये जांच के बाद ही साफ हो पाएगा। रफ्तार मीडिया के लिए देहरादून से ब्यूरो रिपोर्ट। वही अल्मोड़ा बस दुर्घटना में घायलों का हालचाल जानने के लिए सीएम धामी अस्पताल पहुंचे, जहां मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने घायलों को हर संभव मदद का आश्वासन दिया है। सीएम धामी ने कहा कि प्रदेश सरकार प्रभावितों के साथ हर पल खड़ी है। बता दें, इस हादसे के बाद सीएम धामी ने मृतकों के परिजनों और घायलों के लिए मुआवजे का भी ऐलान किया। उत्तराखंड में केदारनाथ उपचुनाव के लिए बीजेपी और कांग्रेस ने अपनी कमर कस ली है। दोनों ही दलों ने स्टार प्रचारकों की सूची भी जारी कर दी है, जिसमें स्थानीय नेताओं को ही चुनाव प्रचार की जिम्मेदारी सौंपी है। लेकिन सूची को देखकर एक बार फिर कांग्रेस नेताओं की धड़कनें बढ़ गई है, क्योंकि इस लिस्ट में पहला ही नाम उत्तराखंड कांग्रेस प्रदेश प्रभारी का है, जिसका उत्तराखंड कांग्रेस लंबे समय से इंतजार कर रही है। देखिए रिपोर्ट। केदारनाथ उपचुनाव को लेकर कांग्रेस हो या बीजेपी, दोनों ही दल अपनी चुनावी रणनीति को अमलीजामा पहनाने में जुटे हैं। बीजेपी और कांग्रेस ने चुनाव प्रचार को धार देने के लिए अपने नेताओं के स्टार प्रचारकों की सूची भी जारी कर दी है। दोनों ही दलों ने स्थानीय चेहरों को मैदान में उतारना उचित समझा, इसीलिए प्रदेश प्रभारी के साथ साथ मंत्री, सांसद, विधायक, पूर्व विधायक और वरिष्ठ नेताओं को स्टार प्रचारक बनाया है। लेकिन कांग्रेस के लिए चिंता इस बात की है कि प्रदेश प्रभारी जो उत्तराखंड से दूरी बनाए हुए हैं, उन्हें भी स्टार प्रचारक की सूची में सबसे ऊपर रखा गया है। जबकि चाहे लोकसभा चुनाव हो या फिर पिछले उपचुनाव, प्रभारी सिर्फ नाम मात्र या मुंह दिखाई के लिए उत्तराखंड पहुंची। जबकि बीजेपी के प्रदेश प्रभारी केदारनाथ तक पहुंच चुके हैं और पार्टी कार्यकर्ताओं को उत्साहित कर रहे हैं। कांग्रेस प्रवक्ता गरिमा दसोनी का कहना है कि कांग्रेस के लिए इस उपचुनाव में जो उपयोगी चेहरे हैं और जनता जिस पर भरोसा करती है, उन्हें स्टार प्रचारक बनाया गया है। की नियुक्ति यहाँ प्रभारी के रूप में हुई, उसके बाद देश के अंदर लोकसभा चुनाव हो गए। हमारी सीनियर लीडर होने के नाते उनकी लोकसभा चुनाव में महत्वपूर्ण भूमिका थी और उसके तुरंत बाद, लोकसभा चुनाव के तुरंत बाद जो है हरियाणा में विधानसभा चुनाव हो गए, जहां से वो स्वयं आती हैं और जहां के वरिष्ठतम नेताओं में गिनी जाती हैं। तो ऐसे में उनके प्रदेश को उनकी ज्यादा जरूरत थी। पर इसका ये बिल्कुल मतलब नहीं है कि शैलजा जी पूरी तरह से उत्तराखंड कांग्रेस के बारे में न दिलचस्पी ले रही, न इंटरेस्ट ले रही हैं। लगातार वो जूम बैठकें ले रही हैं, लगातार वो नेताओं को दिल्ली बुला रही हैं और निर्देश जारी कर रही हैं। यहाँ के क्रियाकलापों, यहाँ की गतिविधियों पर उनकी पैनी नजर है। कांग्रेस प्रदेश प्रभारी को लेकर जितने सवाल कांग्रेस के कार्यकर्ता उठा रहे हैं, उससे कहीं ज्यादा सवाल बीजेपी खड़े कर रही है। कांग्रेस प्रदेश प्रभारी का उत्तराखंड न आना जहां कांग्रेस के लिए निराशाजनक है, तो वहीं बीजेपी तंज कस रही है। देखिए, स्टार प्रचारक की जो सूची जारी होती है वो चुनाव आयोग के निर्देशानुसार उसको सभी पार्टियों को जारी करना होता है। लेकिन जिस प्रकार से कांग्रेस की जो स्टार प्रचारक सूची जारी की गई है, उनके जो प्रभारी स्टार प्रचारक की सूची में नंबर 1 पर हैं, उनकी प्रदेश जो उनका प्रदेश कार्यालय कांग्रेस का, उसमें चुनाव का समय हो या चुनाव के अन्य वक्त का समय हो, उनको देखने के लिए कांग्रेस के कार्यकर्ता, कांग्रेस के पदाधिकारी तरस जाते हैं। तो मुझे लगता है स्टार प्रचारक बनके क्या अर्जित कांग्रेस को होगा, ये सब सुनिश्चित है। स्टार प्रचारकों की सूची जारी होने के बाद भले ही बीजेपी कांग्रेस दोनों ही अपने नेताओं को लेकर कॉन्फिडेंट नजर आ रही हों, लेकिन कांग्रेस प्रदेश प्रभारी का उत्तराखंड से यूं दूरी बनाना पार्टी के मनोबल को जरूर कमजोर करता है। ऐसे में देखना होगा कि क्या कांग्रेस प्रदेश प्रभारी कुमारी शैलजा इस बार केदारनाथ के उपचुनाव में पार्टी कार्यकर्ताओं का मनोबल बढ़ाने के लिए उत्तराखंड पहुँचती है या फिर उनका इंतजार यूं ही बरकरार रहता है। रफ्तार मीडिया के लिए देहरादून से सुशांत सिंह की रिपोर्ट। उत्तरकाशी में मस्जिद के खिलाफ हुए विरोध प्रदर्शन की घटना की जांच और दोषियों पर कार्रवाई की मांग को लेकर हिंदू संगठनों ने सांकेतिक धरना दिया। संगठन से जुड़े लोगों का कहना है कि इस पूरे मामले में जिला प्रशासन लापरवाही बरत रहा है। निर्दोष लोगों पर मुकदमे दर्ज कर उन्हें जेल में डाला जा रहा है। उन्होंने कहा कि अगर जल्द ही निर्दोष लोगों को जेल से नहीं छोड़ा जाता और मुकदमे वापस नहीं लिए जाते तो उग्र आंदोलन किया जाएगा। के साथ 24 तारीख को जो प्रशासन द्वारा उत्पीड़न किया गया और ये सोची समझी रणनीति के तहत इन्होंने उत्पीड़न किया है।
4 घंटे तक हम लोगों को वहाँ पर बैठा करके रखा। उस समय फिर जिलाधिकारी कहते हैं कि हम भंडारी NS तक पहुँच गए थे। उससे पहले आप ये बताइए, ना तो पथराव हुआ, ना कहीं कुछ डला, ना किसी ने बोतल फेंकी। वही समय ऐसा क्यों था कि वो उसी समय बोतल भी फेंकी गई और पथराव भी होगा। और आज प्रशासन ये कहता है हमारे पास वीडियोज़ हैं, आप वीडियोज़ को वायरल कीजिए ना। देहरादून के जिलाधिकारी के निर्देश पर SDM सदर ने कृषि उत्पादन मंडी परिषद कार्यालय का औचक निरीक्षण किया। इस दौरान कार्यालय में सिर्फ एक ही कर्मचारी मौजूद था, जबकि 19 कर्मचारी गैर हाजिर मिले, जिनके वेतन रोकने के लिए SDM ने रिपोर्ट जिलाधिकारी को भेजी है। वहीं जिलाधिकारी का कहना है कि आए दिन कृषि उत्पादन मंडी परिषद कार्यालय की शिकायतें मिल रही थी, जिसके बाद आज औचक निरीक्षण किया गया। कुछ व्यापारी वर्गों से व्यवस्था को लेकर, सफाई को लेकर और जो हमारी रिसीट्स दी जाती हैं ट्रेडिंग में, उनको लेकर कुछ इश्यूज़ थे। तो हमारी टीम ने आज निरीक्षण किया है। उसकी रिपोर्ट और फाइंडिंग्स जैसे भी आएंगी तो तदनुसार आवश्यक कार्रवाई की जाएगी। सेकेंडली, वहाँ पर कुछ इंफ्रास्ट्रक्चरल अपग्रेडेशन की भी आवश्यकता है। तो हमारे पास मंडी में पर्याप्त फंड्स उपलब्ध रहते हैं, तो व्यापारियों के दृष्टिगत और जो किसान दूर दराज से अपने प्रोड्यूस को यहाँ पर सेल ऑफ करने आते हैं, वो अपना काफ़ी समय यहाँ पे व्यतीत करते हैं, तो उनके लिए भी सुविधाओं को सुगम करना मंडी का दायित्व है। रुड़की के लिबरहिड़ी में उत्तम शुगर मिल में आज से पेराई सत्र शुरू हो गया है। इस मौके पर गन्ना समिति के चेयरमैन सुशील राठी ने कहा कि उत्तम शुगर मिल की चीनी की गुणवत्ता और पेमेंट की कोई सानी नहीं है। उत्तम शुगर मिल से क्षेत्र के किसानों को बड़ा लाभ मिलेगा। 24-25 का उत्तम चीनी मिल का पेराई सत्र प्रारंभ हुआ है और 1 करोड़ कुंटल का इन्होंने लक्ष्य रखा है और मैं तो ऊपर से कामना करता हूँ, भगवान से प्रार्थना करता हूँ कि इनका पेराई सत्र अच्छा चले। इनका पेराई सत्र अच्छा चलेगा तो किसानों को इसका निश्चित रूप से लाभ होगा और किसान भी उत्साहित हैं, क्योंकि पिछले 1 महीने से चरखियाँ चल रही थी और उन्होंने परिणाम में किसानों को गन्ना अपना वहाँ बेचना पड़ रहा था। वो चाहते थे चीनी मिल में डालें, तो कहीं ना कहीं उसको ध्यान में रखते हुए आज ये पेराई सत्र प्रारंभ किया है और क्षेत्र के लोगों में काफी उत्साह है। वहीं लक्सर में राय बहादुर नारायण सिंह शुगर मिल के पेराई सत्र की शुरुआत आगामी कुछ ही दिनों में होने वाली है, जिसके लिए शुगर मिल की ओर से लक्सर क्षेत्र के गांव में क्रय केंद्र भी स्थापित किए जा चुके हैं। वहीं क्रय केंद्रों पर 15 दिनों से ज्यादा किसी भी मिल कर्मचारी की तैनाती नहीं होगी। इसे लेकर गन्ना विकास परिषद और गन्ना समिति की ओर से आदेश जारी किए गए हैं। देखिए, मिल प्रबंधक को अभी एक चिट्ठी जारी की है गन्ना समिति से भी और गन्ना परिषद से भी। जो तोल बाबू का जो समय होता है वो एक तोल केंद्र पर 15 दिन का होता है। इससे ज़्यादा अगर वो रुकता है तो वो कहीं ना कहीं किसान के लिए नुकसानदायक होता है। हमने केवल एक ही बात कही है कि कोई भी मिल प्रबंधक को ऐसा ना काम करे जिससे कोई किसानों को समस्या हो। तो एक आदेश जारी हुआ है कि कोई भी तोल बाबू 15 दिन से ज़्यादा नहीं रुकेगा। ये गन्ना विकास परिषद की ओर से और गन्ना समिति की ओर से दोनों से हमने एक चिट्ठी दी है। और इसी के साथ फिलहाल इस बुलेटिन में बस इतना ही, लेकिन चलते चलते एक नजर डालते हैं इस वक्त की हेडलाइंस पर। अल्मोड़ा सड़क हादसे में गई 36 लोगों की जान, पहाड़ों में धड़ल्ले से चल रहे डग्गा मार वाहन। सवाल, दुर्घटना के लिए आखिर कौन जिम्मेदार? केदारनाथ उपचुनाव में उत्तराखंड कांग्रेस को प्रभारी का इंतजार। स्टार प्रचारकों की लिस्ट में कुमारी शैलजा का नाम। क्या शैलजा बढ़ाएंगी कांग्रेस कार्यकर्ताओं का मनोबल? उत्तरकाशी में मस्जिद विवाद के बाद फिर से धरने पर बैठे हिंदू संगठन के लोग। दोषियों के खिलाफ सजा और निर्दोष लोगों को जेल से छोड़ने की मांग। उग्र आंदोलन की चेतावनी। और देहरादून के कृषि उत्पादन मंडी परिषद कार्यालय में SDM सदर की औचक छापेमारी। 19 कर्मचारी मिले गैर हाजिर, वेतन रोकने के निर्देश।